चुंबकीय पदार्थों के गुण पढ़ेंगे। तो इसलिए टर्म पर हमने पढ़ा था चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं अथवा प्रतिकर्षित होते हैं। फिर जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है वे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं। और चुंबकीय पदार्थ प्रकृति में जितने भी पाए जाते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। वे 3 भाग, पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरे प्रकार के जो पदार्थ उनको लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय को अंग्रेजी में डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ को पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ को फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से पुकारते हैं। फेरो लोहे के लिए प्रयुक्त होता है शब्द, इसलिए लौह चुंबकीय पदार्थ को फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से पुकारते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा था जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें परमाणु संरचना के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। आगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये ऐसे पदार्थ होते हैं इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से सम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ में जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। इसमें समता प्रतिचुंबकीय में, अनुचुंबकीय में विषम संख्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह इस प्रकार से इसमें विषम संख्या होती है। विषम होने में भी क्या खास बात है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक परमाणु की किसी भी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े बना लेते हैं, अगले 2 इलेक्ट्रॉन फिर जोड़े बना लेते हैं। इस प्रकार सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में बदल जाते हैं। जब सभी जोड़ों में बदल जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बच जाएगा। और हमने पढ़ा जोड़े के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। उदाहरण के लिए ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाला नाभिक है और ये कोई कक्षा है, इसमें कुछ जो इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है दूसरे में, यहाँ भी दोनों जोड़े बना लेंगे और एक दूसरे के विपरीत चक्रण करेंगे, स्पिन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बनाए मैंने, ये भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। यहाँ बनाए इलेक्ट्रॉन ये भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। इसलिए इन जोड़ों का जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा 0 हो जाएगा। अरे एक दिशा में धनात्मक चुंबकीय आघूर्ण तो उल्टी दिशा में ऋणात्मक होगा और बराबर भी है तो खत्म हो जाता है। केवल एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण शेष बचेगा जो अयुग्मित है। ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ उत्पन्न गए थे। और लौह चुंबकीय पदार्थ ये भी ऐसे पदार्थ, इनमें इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, लेकिन इनमें कुछ फर्क है। अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ इनमें जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनके क्षेत्र बने होते, डोमेन बने होते। एक ही डोमेन के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्रण करते हैं, दूसरे डोमेन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सारे एक साथ किसी दूसरी दिशा में चक्रण करते हैं। हर एक डोमेन में ऐसे ही होता है। जब बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो एक ही डोमेन सब में फैलने लगते, माने सारी डोमेनों के इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में धीरे धीरे चक्रण करना प्रारंभ कर देते हैं। जब सारे डोमेन के इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्रण करने लगते हैं, इस घटना को हम चुंबकीय संतृप्ति के नाम से पुकारते हैं। चुंबकीय संतृप्ति
मैग्नेटिक सैचुरेशन के नाम से इसको अपन पुकारते। ये बात हमने पढ़ी थी। हम कुछ गुणों की बात करें यदि तो हमने पहले पढ़ी थी। मैंने कुछ एक चार्ट बना दिया है ताकि समझने में सुविधा हो और नोट करने में सुविधा हो यदि चाहें तो। इस सरल क्रमांक में पहला गुण मैंने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत तेजी से नहीं, हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत तेजी से नहीं, अल्प आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ ये बहुत प्रबलता से आकर्षित होते हैं। बल्कि उल्टी बात, अगर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल न हो, कम प्रबल हो, तो भी लौह चुंबकीय पदार्थ उससे बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ की बात हमने देखी और देखिए अपन चुंबकीय प्रवृत्ति, इसे ससेप्टिबिलिटी के नाम से पुकारते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ उनकी ऋणात्मक होती, उल्टा है ही भाई, ये प्रतिकर्षित होते हैं, बकाया आकर्षित होते हैं। माने इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की धनात्मक होती है, लेकिन अल्प धीरे से आकर्षित होते हैं। इसलिए कहा कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तो है लेकिन अल्प होती है और ये बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। तो स्वाभाविक बात है इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति वो बहुत अधिक होती है, 10 की घातों में होती है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, बहुत अधिक, 10 की घातों में करो, 10 घात 2, 10 घात 3 ऐसे हो सकती। ये चुंबकीय प्रवृत्ति, अगला पॉइंट देखिए अपन, आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसे μr से प्रदर्शित करते हैं। अरे भाई चुंबकशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये आपेक्षिक मतलब रिलेटिव है इसलिए μr लिख दिया, r फॉर रिलेटिव। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता काय के लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसका मान 1 से कम होता है और अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से थोड़ा सा अधिक होता है, 1.002, 1.003, माने 1 से अधिक तो, लेकिन थोड़ा सा अधिक होता है। और ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इनके लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है, 10 की घातों में होती है, तो अधिक तो होगी ना, इसकी चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। काय के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए जो आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। देखिए अपन प्रवृत्ति भी बहुत अधिक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता भी बहुत अधिक है। और देखिए अपन चौथा इसमें देखने जा रहे अपन ताप पर निर्भरता। देखें अपन ये जो प्रवृत्ति इसकी है काय की, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये ताप पे निर्भर ही नहीं करते। माने ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति माने इसका चुंबकत्व कह दो मैं, ताप पर निर्भर नहीं करता। ये सब ताप पे निर्भर करते हैं। बड़ी ध्यान रखने वाली बात, तो बिल्कुल सिंपल बात है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थों की जो प्रवृत्ति होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती ही नहीं है, निर्भर नहीं करती। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकीय प्रवृत्ति से काय से प्रदर्शित करते हैं, ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैपिटल T स्टैंड फॉर परमता, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो काय के अनुचुंबकीय पदार्थ की जो ये हम प्रवृत्ति देख रहे हैं, ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बेहतर कहूँ तो मैं परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो काय समानुपाती, एक बच्चे T लिखा, ससेप्टिबिलिटी प्रवृत्ति को लिख रहा हूँ मैं। C नियतांक जैसे क्यूरी नियतांक के नाम से पुकारते, C नियतांक से क्यूरी नियतांक के नाम से पुकारते हैं। और एक बात इससे क्लियर है कि अगर अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाएं तो इसके चुंबकीय गुण और कम हो जाते हैं, वैसे ही कम होते हैं इसके, लेकिन गर्म करें तो इसके चुंबकीय गुण और कम, प्रवृत्ति कम हो जाती है,
व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसे गर्म करें तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति माने इसके चुंबकीय गुण और कम हो जाते। और देखें यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ देखें, उसमें चुंबकीय प्रवृत्ति काई बराबर सी बटे थीटा टी माइनस थीटा। सी तो जैसे यहाँ था वहां भी क्यूरी नियतांक है और थीटा ये क्यूरी ताप है। क्यूरी ताप जैसे लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस माने लोहे को 770 डिग्री या उससे अधिक गर्म करें हम तो ये जो है लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। वैसे सुन ले हम लोहे के लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए लोहा भी लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरण में मैंने लिखा है। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस है। माने अगर लोह चुंबकीय पदार्थ को या कहूँ मैं लोहे को हम 770 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो काय में बदल जाता है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। तो 770 डिग्री सेल्सियस से ये क्यूरी ताप है। काय के लिए क्यूरी ताप है? लोहे के लिए क्यूरी ताप। और देखिए अपन स्थायी चुंबक बनाने की बात करें हम, ये अगला पॉइंट 5वां मैंने लिखा है। ये जो प्रचुंबकीय पदार्थ है इसके स्थायी चुंबक बनाए नहीं जा सकते। अरे स्वाभाविक बात है, एक तो विपरीत दिशा में चुंबित होता है, बहुत कम चुंबित, बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाने तो जरा सा चुंबित होता है, वो विपरीत दिशा में। तो स्वाभाविक बात है इसके स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। अब जरा अपन अनुचुंबकीय पदार्थ की बात कर ले। अनुचुंबकीय पदार्थ ये चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो आकर्षित होते, लेकिन जरा से आकर्षित। बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखें आकर्षित तो होंगे लेकिन अल्प आकर्षित होते। तो स्वाभाविक बात है इसके भी स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। लेकिन ये जो पदार्थ जिन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहा, इनको चुंबकीय अल्प चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो भी तेजी से आकर्षित होता है। इन पदार्थों के स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। और देखिए अपन कुछ उदाहरण लिखे हैं। ये पहले मैंने प्रचुंबकीय पदार्थ के हमने पढ़े भी थे। बिस्मथ, एंटीमनी और मन सोना, कॉपर, हीरा, जल, एल्कोहल वगैरह ये प्रचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज ये इसके उदाहरण हो गए। और लौह चुंबकीय पदार्थ के लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये इसके उदाहरण हमने देख लिए। इस प्रकार से ये विभिन्न चुंबकीय पदार्थों के हमने गुण का अध्ययन कर लिया। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ओटी में इनमें से कोई सा भी एक गुण परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये हमने इसके गुण पढ़ लिए। अब इसके बाद आगे कुछ और चीजें पढ़ लें। अब हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक और चुंबकीय क्षेत्र की बढ़िया जानकारी देंगे। एक हम चुंबकन क्षेत्र पढ़ेंगे। हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा है, नाम बदला हुआ चुंबकन क्षेत्र लगा हुआ यहाँ पर नाम। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे शॉर्ट में चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरी चुंबकन तीव्रता। तीनों नाम कितने मिलते जुलते से लग रहे हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे के भिन्न है। पहले चुंबकन क्षेत्र पढ़े तो मैं अलग से एक उदाहरण देख के बताऊं। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर कोई वस्तु हमने रखी है चुंबकित होने के लिए। तो जितने स्थान में वस्तु रखी चुंबकित होने के लिए, इतने स्थान को हम चुंबकन क्षेत्र के नाम से पुकारें। मुझे लगता है बात मेरी शायद जो बेहतर होगी। ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र तीर के निशान से बना है। पूरा चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कहीं कोई वस्तु रख दी चुंबकित होने के लिए,
जितनी जगह पे ये वस्तु रखी है इतने स्थान, इस चुंबकीय क्षेत्र के इतने स्थान को अब चुंबकन क्षेत्र के नाम से पुकारा। ये चुंबकन क्षेत्र की बात हो गई। और चुंबकन क्षेत्र को H से प्रदर्शित करिए, H लिखा हुआ चुंबकन क्षेत्र को H से प्रदर्शित करते हैं। अब इस बात को और थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए। मान लो टॉरॉइड है या चलो परिटन का है। टॉरॉइड में अगर हम कोई वस्तु रखते हैं, यहाँ पर तुमने कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया चुंबकित होने के लिए, तो जितने स्थान में ये चुंबकीय पदार्थ रखा है बस इतने स्थान को हम चुंबकन क्षेत्र के नाम से पुकारें। उदाहरण के लिए इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही, धारा को में एम्पीयर में नापते हैं, आई धारा प्रवाहित हो रही। और ये परिनल का टॉरॉइड की एकांक लंबाई माने प्रति मीटर, चलो मैं प्रति मीटर ही लिख देता हूँ। प्रति मीटर इसमें फेरों की संख्या माना कि n है, तो ठीक है, 1 मीटर में n फेरे हैं और इन फेरों में से आई धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे H हमने प्रदर्शित किया तो H बराबर n I आ जाएगा। n फेरों में से आई धारा प्रवाहित हो रही है तो H बराबर n I। ये चुंबकन क्षेत्र H के लिए हम हमारे पास से व्यंजक है जो हमने अपने देख के लिख लिया। 1 मीटर में n फेरे हैं, हर फेरे में से आई धारा है, n फेरों में से n I धारा होगी। धारा प्रवाहित करते चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे H से प्रदर्शित किया, H बराबर n I। इसका मात्रक लिखे हम, देखें अपन मात्रक कैसे। धारा को तो एम्पियर होता तो A लिख दिया, n फेरे हैं प्रति मीटर, प्रति माने बटे होता है तो बटे में मीटर लिख दो। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते एम्पियर मीटर घात ऋणात्मक, इस प्रकार से इसके मात्रक को भी लिख सकते। तो चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का उतना भाग जो किसी वस्तु को चुंबकित करता है उतने भाग को हम चुंबकन क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी टॉरॉइड में n फेरे हैं और प्रत्येक फेरे में से आई धारा प्रवाहित हो रही है, एक फेरे में आई धारा, n फेरे में ये n I लिख देंगे अपन। धारा प्रवाहित करते चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। n फेरों में से हम लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र H लिख दिया तो H बराबर n I। इसलिए H का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर, कारण धारा का एम्पियर होता है। और ये नंबर ऑफ टर्न्स प्रति मीटर, प्रति माने बटे होता है तो बटे में मीटर लिख दिया हमने तो एम्पियर प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। ये हमने चुंबकन क्षेत्र की बात करी है। अब चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। चुंबकीय क्षेत्र, ये वस्तु रखी है हमने और धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिनल का पढ़ी हमने, धारा प्रवाहित करेंगे तो अंदर इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये वस्तु चुंबकित हो रही है तो ये जो बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है, क्षेत्र रेखा, 2 प्रकार की क्षेत्र रेखा होगी। एक ने खुद भी चुंबकित हुआ इसके कारण भी बल रेखाएं होंगी और एक चुंबकीय क्षेत्र है बल्कि चुंबकन क्षेत्र जितने के इसके ऊपर प्रभाव उसके कारण भी इसमें बल रेखाएं प्रेरित हो जाएंगी। तो कुल जो बल रेखाएं प्रेरित होंगी या कुल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसे B से प्रदर्शित करें, इसको Bm + P0। Bm कौन सा, इसके खुद ही चुंबकित हो रहा है, इसके खुद के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र से Bm लिख दिया हमने। और यहाँ पर अंदर निर्वात है, इस निर्वात में धारा प्रवाहित होती है, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र है। उस चुंबकीय क्षेत्र को हमने B0 लिख दिया। निर्वात भी हो सकती, वायु भी हो सकती थी, यहाँ B0 लिखा। और ये तो सदिश राशि होती है, इसलिए कुल जो चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा ये इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के सदिशों के बराबर। फिर से देख लें इस बात को, कहीं कोई शंका ना रह जाए। ये यहाँ धारावाही पैनल का है, टॉरॉइड है
तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है धारा प्रवाहित होने का। यहाँ कोई वस्तु रखी चुंबकित होने के चुंबकित हो रही है, तो इसमें जो बल रेखा क्षेत्र रेखा है दो कारण से, दो प्रकार से। एक तो इसके खुद के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखा है, इसके खुद के चुंबकीय क्षेत्र को BM लिख लिया हमने, और एक ये जिसके कारण ये जो चुंबकित हो रहा है ये अंदर इसके हवा अथवा निर्वात है, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र जिसे हमने B0 लिख दिया। तो कुल जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या कुल जो चुंबकीय क्षेत्र है B, उसे लिखिए BM + B0। ये सदिश राशि होती है, सदिश का निशान भी लगा देंगे। इसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसका मात्रक आपको सबको पता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर या वेबर प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला होता है। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा चुंबकन तीव्रता भी देख लें अपन, बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत सरल, बड़ी आसान बात है, छोटी छोटी बात। चुंबकन तीव्रता, चलो यहाँ पर ये रखा, मान लो वस्तु रखी है और इसमें जो है चुंबकित हो रही है। इस वस्तु में जो चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हुआ उसे M लिख लें, और इस वस्तु का आयतन पता कर लें अपन। आयतन मान लो V है, इसमें ये जो चुंबकीय आघूर्ण और इस वस्तु के आयतन के अनुपात को चुंबकन तीव्रता के नाम से पुकारते। बिल्कुल सिंपल बात, एकदम सिंपल। फिर से देखिए इस बात, यहाँ पे ये हमने धारा प्रवाहित करी परिनलिका में, अंदर चुंबकीय क्षेत्र, उसमें वस्तु रखी चुंबकित होने के लिए। तो हम क्या करें, इस वस्तु में चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हुआ है उसे कैपिटल M से व्यक्त कर लिया, और इस वस्तु के आयतन को V से कर लिया, तो M/V, M और V के अनुपात को और हम चुंबकन तीव्रता के नाम से पुकारते हैं। चुंबकन तीव्रता I = M/V हो जाएगा। चलो मात्रक पर विचार करें। ये जो चुंबकीय आघूर्ण है इसका मात्रक एम्पीयर/मीटर² होता, हमने पढ़ा था पहले, निकाला भी था। और आयतन का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, माने क्षेत्रफल इंटू लंबाई लिख दूं मैं इस प्रकार से। अब देख लें अपन इसमें वर्ग मीटर को अपन L² से भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ लिखा मैंने एम्पीयर को A लिख दिया और मीटर² को लंबाई स्क्वायर लिख दिया, बटे में A × L लिखा, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। अब देख लें अपन, नीचे क्षेत्रफल का लिखा है मैंने, ऊपर एम्पीयर लिखा हुआ, नीचे क्षेत्रफल, बल्कि में लिख दो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऐसे लिख देता हूँ। अब एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, शेष मात्रक निकल आएगा। एम्पीयर का लिखा और ये L का मीटर लिखा, फिर चौड़ाई का मीटर लिखा, ऊंचाई का मीटर लिखा, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, एम्पीयर/मीटर फिर आ जाएगा। देख लो, इसका मात्रक चुंबकन तीव्रता का मात्रक भी एम्पीयर/मीटर होता है। आएगा चुंबकन तीव्रता का मात्रक एम्पीयर/मीटर होता है। ये अपन ने तीनों पद पढ़ लिए, इनकी आगे जाके हमको आवश्यकता पड़ सकती है।